नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को डिस्कस किया था। उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे और यहाँ मैं उस पीवाईक्यू के एक एक करके मॉडल आंसर लाई हूँ, जिससे आप सभी को याद करने में हेल्प होगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए हम सभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। दोस्तों, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड ही है। जैसे कि सतत विकास में या फिर स्वास्थ्य में या औद्योगिक प्रबंधन में, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछी जा चुकी है। तो इस बार 71 या 72 के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर इसके भूमिका की बात करें तो तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकृति दोनों में वृद्धि हुई है। पारंपरिक अपशिष्ट निपटान विधियाँ आज जटिल समस्याओं के समाधान में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन की रीढ़ बनकर उभरी है। यह आपका भूमिका हो गया। उसके बाद आप बता सकते हैं इसमें कि अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो भूमिका जैसे कि अपशिष्ट पृथक्करण में तकनीक के रूप में यूज, उसके बाद खतरनाक और ई कचरा प्रबंधन में तकनीकी की भूमिका, पुनर्चक्रण एवं संसाधन पुनर्प्राप्ति में भूमिका, डिजिटल एवं स्मार्ट समाधान में भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किस प्रकार हम अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन में प्रौद्योगिकी की भूमिका, या आप बिंदु में दिखा सकते हैं। फिर बिंदुवार बता के फिर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप 2-3 लाइन में। तो देखिए यहाँ 1 नंबर में अपशिष्ट पृथक्करण में और छटाई में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड तकनीक के माध्यम से प्लास्टिक, धातु और कागज वाले कचरे को अलग करना, एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से मानव से अधिक तेजी से सटीकता से अलग किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि अपशिष्ट पृथक्करण और छटाई के लिए जब हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो मानव से भी बेहतर तरीके से और तेजी से सटीकता के साथ जो है प्लास्टिक, धातु और कागज वाले कचरे को अलग किया जा सकता है। तो इससे कचरे के पृथक्करण और छटाई में सुविधा होगी। उसके बाद अपशिष्ट से ऊर्जा बनाना, वेस्ट टू गैसिफिकेशन। तो प्लाज्मा गैसीकरण और पायरोलिसिस जैसी उन्नत प्रक्रियाओं से उच्च तापमान पर सीन गैस उत्पन्न करके ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। एरोबिक डाइजेशन के द्वारा जैविक कचरे से बायोगैस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। तो बायोप्लास्टिक जैसे मक्का, गन्ना, आलू आदि के स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण तथा प्लास्टिक को मूल रासायनिक घटकों में तोड़कर फिर से उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक का निर्माण किया जा सकता है। खतरनाक और ई कचरा प्रबंधन। आप सभी को पता होगा कि तकनीकी के युग में मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप का यूज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन इससे ई कचरा भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका निस्तारण तेज़ी से संभव नहीं हो पाता और ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो तकनीकी का प्रयोग करके हम लोग को पुराने मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में जो मूल्यवान धातुएं हैं उसको निकाल कर और अर्बन माइनिंग में से सटीक बोर्ड से सोना, चांदी, तांबा आदि ऐसे कीमती तत्वों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए नैनो प्रौद्योगिकी और हाइड्रो मेटालर्जी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे खतरनाक और ई कचरा प्रबंधन होगा। उसके बाद पर्यावरण अनुकूल लैंडफिल प्रबंधन। तो इसके लिए बायो रिएक्टर लैंडफिल के द्वारा कचरे का अपघटन तीव्र गति से होता है और जियो सिंथेटिक्स लाइनर्स के माध्यम से खतरनाक रसायनों को भूजल में मिलने से रोका जा सकता है। उसके बाद स्मार्ट निगरानी और डेटा विश्लेषण। तो इसमें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर के उपयोग से डस्टबिन भरने की सूचना हमें अग्रिम जानकारी मिल जाती है इसकी। और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकी डंपिंग साइटों की पहचान करती है तथा कचरा प्रबंधन में सहायता करती है। उसके बाद जैव उपचार।
तो फाइटो रेमिडिएशन द्वारा दूषित मिट्टी और कचरे को साफ किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका कचरे के निस्तारण में। इसके बाद आप इस क्षेत्र में चुनौतियां भी दिखा सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें भूमिका पूछा गया है, लेकिन आप जब एक क्वेश्चन को विभिन्न डायमेंशन में तोड़ेंगे तो वहाँ मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अगर आप 2-3 पक्ष को दिखाएंगे, यहाँ पे बोला तो नहीं गया है कि चुनौतियाँ भी दिखाना है, लेकिन अगर आप चुनौती भी दिखाते हैं तो इससे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चुनौतियों की बात करें तो स्रोत पर पृथक्करण का अभाव, लैक ऑफ सेग्रीगेशन एट सोर्स, गीला और सूखा कचरा तथा ई कचरा के आपस में मिलने से जो है पुनर्चक्रण महंगा और कठिन हो सकता है। तो ये चुनौतियां उत्पन्न करती है। उसके बाद उच्च परिचालन लागत, प्लाज्मा गैसीकरण और पायरोलिसिस जैसी आधुनिक तकनीक अत्यंत खर्चीला होने के कारण छोटे नगर अपनाने में इससे पीछे रह जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है। तो ये भी चुनौती है। उसके बाद ई कचरे की बढ़ती मात्रा, वर्तमान में तीव्र गति से डिजिटलीकरण हो रहा है, आप सभी को पता है। तो इसके कारण ई कचरा बढ़ने से स्वास्थ्य और पर्यावरण नुकसान हो सकता है, क्योंकि कबाड़ी के द्वारा जो है एसिड बाथ जैसी असुरक्षित विधियों का उपयोग किया जाता है। कबाड़ी वाले जो हैं आप सभी को पता है कि उनके पास कोई उन्नत तकनीक तो होती नहीं है। उनके पास जो भी तकनीक होती है वो एसिड बाथ जैसी असुरक्षित विधियों का उपयोग करते हैं। इससे ई कचरा बढ़ता है और पर्यावरण में नुकसान होता है। उसके बाद डेटा का अभाव, सटीक डेटा की कमी के कारण कचरा प्रबंधन मुश्किल है, जिससे संसाधनों के आवंटन में परेशानी होती है। उसके बाद लैंडफिल की समस्या भी है। अधिकांश शहरों में कचरा ओपन डंपिंग साइट्स पर फेंके जाने के कारण मेथेन उत्सर्जन बढ़ती है। आप देखते होंगे कि शहरों में खुले में कचरा फेंका जाता है, जिससे उत्सर्जन बढ़ती है और आग लगने की समस्या भी इससे बढ़ती है। इसके बाद समाधान की बात करें, जब आपने चुनौतियां बताया तो चुनौती के साथ फिर आपको समाधान भी देना है। समाधान या फिर आगे की राह क्या हो, तो इसमें बात करें तो बड़े संयंत्रों के बजाय वार्ड स्तर पर छोटे कंपोजिट यूनिट और बायोगैस प्लांट स्थापित करने से परिवहन लागत कम होगी और कचरे का स्थानीय निपटान भी होगा। उसके बाद कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस और डस्टबिन में सेंसर का उपयोग किया जाए, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और रूट ऑप्टिमाइजेशन से ईंधन की भी बचत होगी। उसके बाद कचरे से मूल्य, वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल अपनाते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। आप इसमें 3R भी बता सकते हैं। आप लोगों को पता होगा 3R क्या है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। पीपीपी मॉडल और 3R को बढ़ावा देना, कचरे के नैनो मटेरियल और ईंधन बनाने को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका समाधान हो गया। उसके बाद अब इसमें छोटा सा निष्कर्ष बता दीजिए कि समग्रता विज्ञान और प्रौद्योगिकी न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता बढ़ाती है, बल्कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है। हालांकि इन तकनीकों की उच्च लागत और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण भारत जैसे विकासशील देशों में चुनौतियां भी है, जिससे स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसे पहलों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर हुआ। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकंड। अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो आपको इसमें छोटा सा भूमिका बता देना है कि तेजी से बढ़ते गैसीकरण, औद्योगिकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकृति दोनों में वृद्धि हुई है। पारंपरिक अपशिष्ट निपटान विधियां आज की जटिल समस्याओं के समाधान में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की रीढ़ बनकर उभरी है। अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी की भूमिका फिर आपको बिंदुवार बता देना है इसमें कि अपशिष्ट पृथक्करण और छटाई में ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड के माध्यम से प्लास्टिक, धातु और कागज वाले कचरे को अलग कर सकते हैं। एआई रोबोटिक्स के माध्यम से मानव से अधिक तेजी से और सटीकता से अपशिष्ट को अलग कर सकते हैं। उसके बाद अपशिष्ट से ऊर्जा, प्लाज्मा गैसीकरण और पायरोलिसिस जैसी उन्नत प्रक्रियाओं से जो है उच्च तापमान पर सिनगैस उत्पन्न करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और एरोबिक डाइजेशन के द्वारा जैविक कचरे से बायोगैस बनाया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोप्लास्टिक जैसे मक्का, गन्ना, आलू आदि के स्टार्च से जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण तथा प्लास्टिक को मूल रासायनिक घटकों में तोड़कर फिर से उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक का निर्माण कर सकते हैं।
उसके बाद खतरनाक और ई कचरा प्रबंधन। पुराने मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से मूल्यवान धातुएं निकालकर तथा अर्बन माइनिंग में सर्किट बोर्ड से सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी और हाइड्रोमेटालर्जी का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण अनुकूल लैंडफिल का प्रबंधन। बायोरिएक्टर लैंडफिल के द्वारा कचरे का अपघटन तीव्र गति से होता है और जियो सिंथेसिस लाइनर्स के माध्यम से खतरनाक रसायनों को भूजल में मिलने से रोका जा सकता है, जिससे कि जल प्रबंधन होता है और प्रदूषण कमता है। स्मार्ट निगरानी और डेटा विश्लेषण। IoT और सेंसर के उपयोग से डस्टबिन भरने की सूचना हमें अग्रिम मिल जाती है और GIS और रिमोट सेंसिंग तकनीक डंपिंग साइटों की पहचान करती है तथा कचरा प्रबंधन में सहायता होता है। उसके बाद जैव उपचार की बात करें तो फाइटो रेमेडिएशन द्वारा दूषित मिट्टी और कचरे को साफ किया जा सकता है। चुनौती की बात करें तो स्रोत पर पृथक्करण का अभाव है। गीला और सूखा और ई कचरा एक साथ मिलने से पुनर्चक्रण महंगा हो सकता है और इसके लागत जो है उच्च परिचालन लागत है, जो छोटे नगर निकाय अपना नहीं सकते हैं और ई कचरे की संख्या बढ़ती जा रही है डिजिटलीकरण के कारण, जो कि चुनौती उत्पन्न करती है। और कबाड़ी वाले जो है वो एसिड बाथ जैसी असुरक्षित विधियों का उपयोग करते हैं। उसके बाद डेटा का अभाव है। सटीक डेटा कमी के कारण कचरा प्रबंधन मुश्किल से संसाधनों के आवंटन में परेशानी होती है। लैंडफिल की समस्या से अधिकांश कचरों में ओपन माइनिंग साइट्स पर कचरे फेंके जाने से मेथेन गैस उत्सर्जित होती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। फिर समाधान की बात करें तो बड़े संयंत्रों के बजाय वार्ड स्तर पर कंपोजिट यूनिट को स्थापित कर सकते हैं हम। कचरा संग्रहण वाहनों में GPS और डस्टबिन में सेंसर का उपयोग किया जाए, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन में ईंधन में बचत होगी। उसके बाद कचरे से मूल्य का मॉडल अपनाते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके लिए PPP मॉडल और 3R को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका फिर निष्कर्ष। आप लोग देख ही चुके हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता बढ़ाती है, बल्कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है। हालांकि इन तकनीकों की उच्च लागत और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण भारत जैसे विकासशील देशों में चुनौतियां भी है, जिसे स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसे पहलों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन का पूरा मॉडल आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसा ही मॉडल आंसर अगर आपको और अधिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इसी प्रकार से लाती रहूँगी। इसके नेक्स्ट में फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।